आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है। क्या बताया मैंने आपको? जो प्रीमियम होता है कि भाई मैं प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकालता हूँ कि बेनिफिट, डेथ बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, प्लस इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या क्या खर्चे हो रहे हैं वो, प्लस अगर इफ इन केस अगर प्रॉफिट आता है तो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस को मैं आपको कई बार 10 बार बता चुका हूँ। दो तरह के एक्सपेंसेस रहेंगे मेरे। ठीक है, या फर्स्ट ईयर यानी इनिशियल एक्सपेंसेस, फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस और रिन्यूएबल एक्सपेंसेस। फर्स्ट ईयर को मैं इनिशियल एक्सपेंसेस भी बोल सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ना मैं एक छोटा सा फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ देता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर है यानी कुछ इनिशियल कॉस्ट होगी एक्सपेंसेस के हिसाब से, इनिशियल कॉस्ट होगी प्लस प्लस कुछ परसेंट, मान लो x% ऑफ प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है मुझे। ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट कॉस्ट रहती है और कुछ पर हजार सम श्योर रहता है। ये फॉर्मूला रहता है इसका, अभी अपन देखेंगे आगे वैसे। तो एक तो इनिशियल कॉस्ट रहती है कि हाँ भाई इनिशियल इतनी कॉस्ट तो रहेगी रहेगी, इनिशियल कॉस्ट एक्सपेंसेस की, कि हाँ भाई अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो तो एक इनिशियल इतना कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। आपको मान लो 10,000 रुपये प्रीमियम मिल रहा है तो उसका 2% आपको यहाँ पे कुछ परसेंट ऑफ प्रीमियम का खर्चा जाएगा ही जाएगा। कुछ कांस्टेंट कॉस्ट रहती है। कांस्टेंट कॉस्ट में क्या आता है भाई, आपका कांस्टेंट कॉस्ट में आपका मान लो कोई नई पॉलिसी आपने ली है, ठीक है, नया प्लान आपने लॉन्च किया मान लीजिए, तो उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, या फिर आप और क्या खर्चा हो सकता है, आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। ठीक है, आपको एजेंट को इधर से उधर एक जगह से दूसरे लोकेशन तक जाना पड़ रहा है, उसका खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है उसका खर्चा। तो वो सारे खर्चे मिला के ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये हो गया अपने कांस्टेंट। बेसिकली आप ये मान लो कांस्टेंट है ये दोनों, ये पर हजार पे कितना खर्चा है वो है, और ये नॉर्मल जो कांस्टेंट अपने कांस्टेंट चलते हैं जैसे क्या बोलते हैं जीएसटी वगैरह इस तरह का। और यही फॉर्मूला प्लस, बस फॉर्मूला देख लो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। अगर रिन्यूएबल पे मान देता हूँ तो जो भी प्रीमियम का कुछ परसेंट प्लस कांस्टेंट, ये अपना फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यही चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई देखो कि एक्सपेंसेस को अपने तोड़ा कैसे। एक्सपेंसेस हो गया कि भाई फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस प्लस रिन्यूअल का एक्सपेंसेस, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस प्लस रिन्यूअल का एक्सपेंसेस। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को अपन ने कैसे तोड़ दिया कि भाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, कि भाई इनिशियल कॉस्ट प्लस x% ऑफ पी, मतलब कि भाई कुछ मतलब 10,000 का अगर मेरा प्रीमियम आया तो मुझे कुछ परसेंट ऑफ कमीशन देना पड़ रहा है, तो वो ये है x% ऑफ पी। ठीक है, जो भी कमीशन देना पड़ रहा है या एडमिन की जो कॉस्ट हो रही है वो चीज़ ये हो गई। ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट के फिक्स कॉस्ट, मतलब ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी को, इस फॉर्म को प्रिंट करने, पॉलिसी बॉन्ड को प्रिंट करने में जो पैसा लगेगा वो पैसा। ठीक है, प्लस हर हजार पे कुछ पैसा मैं सेव करके रख देता हूँ, चाहे वो ऑप्टिमम कॉस्ट बोलो या किसी भी चीज़ के लिए बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो या किसी भी चीज़ के लिए बोलो। ठीक है, सेम ऐसा ही अपन रिन्यूअल के लिए करते हैं। रिन्यूअल में अंतर क्या होता है, रिन्यूअल में अंतर ये होता है कि भाई इनिशियल कॉस्ट नहीं आती, जो मेरा प्रीमियम है उसका y% ऑफ भी, यानी जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट ईयर में इनिशियल एक्सपेंसेस जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें कमीशन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, धीरे 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 करके आपका कमीशन कम होता जाता है। मान लो फर्स्ट ईयर में आपको 10% कमीशन मिल रहा है, तो अगले साल में आपको 5% कमीशन मिलेगा, तो 5% ऑफ समथिंग, 5% ऑफ आपका प्रीमियम। ठीक है, तो रिन्यूअल के अंदर फॉर्मूला क्या हो गया, पहले वहाँ पे x% था, अब ये y% है, तो y% ऑफ p प्लस जो भी आपका कांस्टेंट है प्लस आपका पर हजार के ऊपर जो कॉस्ट चल रहा है वो हो गया। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मैंने ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनिशियल एक्सपेंसेस हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल एक्सपेंसेस मान लो आपको प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपये, प्रीमियम मिल रहा है आपको 100 रुपये, और आपका इनिशियल एक्सपेंसेस जो हुआ वो आपका हो गया 400 रुपये। तो इस पॉलिसी के ऊपर तो मुझे -300 रुपये नुकसान भी चल रहा है ना। तो छोटी पॉलिसीज जो होती है उस पर क्या होता है, उस पर यूजुअली कंपनियों को नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, छोटी पॉलिसीज पर यूजुअली कंपनियों को नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको वापस पिछले वीडियो में बताया था कि एक चाय वाला है, एक चाय वाले ने एक टपरी खोली अपनी, चाय सुट्टा बार। ठीक है, इस तरह से बनाया है ना। पहले भाई बोर्डिंग लगा रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, कुछ बैठने की जगह बना रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाला कॉस्ट कर रहा है,
जो सर्विसेज दे रहा है, चाय पत्ती, दूध, ठीक है, ये सब ला रहा है, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, ये सब कॉस्ट मिला के मान लो उसके 40,000 रुपये खर्च हो गए, और लोग आके 20 रुपए की चाय पी रहे हैं, 20 करके 500 रुपये निकल रहे हैं, तो नुकसान में है ना। शुरू शुरू में कोई भी धंधा आप या कोई भी पॉलिसी आप बेचते हो तो उसमें हमेशा आप नुकसान में रहते हो। विद टाइम चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम कॉस्ट क्या होता है? ऑप्टिमम साइज, ऑप्टिमम साइज को समझते हैं। क्या समझ रहे हैं ऑप्टिमम साइज? देखो, ऑप्टिमम साइज का मतलब होता है, मान लो एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट ने सोचा भाई हम पिज़्ज़ा बेचेंगे, ठीक है। अब देखो कि आप अगर वो 50 रुपए का पिज़्ज़ा बेचता है, अगर वो 50 रुपए का पिज़्ज़ा बेचता है तो खुद सोचो उसको कितना नुकसान है। भाई ब्रेड ला रहा है, चीज़ लगा रहा है, अब पूरा यूटेंसिल्स यूज़ कर रहा है, ओवन में डाल रहा है, स्टाफ को पैसा दे रहा है, और 50 रुपए में बेच रहा है, जबकि उसका खर्चा मान लो यहाँ पे हो रहा है 300 रुपये पर पिज़्ज़ा, ठीक है। तो वो तो भाई भारी नुकसान में है। और अगर मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, 50 की जगह ना अपन 1500 रुपये में पिज़्ज़ा बेचते हैं, 1500 रुपये में, कि भाई मेरा खुद का खर्चा तो निकले, ठीक है, खुद का खर्चा तो निकले। तो यहाँ पे भी उसको नुकसान है कि 1500 रुपये में कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। तो पिज़्ज़ा हट सोचेगा यार मैं ना एक बीच की रेंज पकड़ता हूँ कि 500 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता हूँ, 400 या 500 रुपये में, जिसमें भाई मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए और कस्टमर को ऐसा भी नहीं लगे कि भाई बहुत महंगा है। ठीक है, तो मेरे को पॉलिसी साइज ऐसा रखना है कि भाई बहुत सस्ती भी ना हो कि हाँ 1000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ अपनी पॉलिसी, और ना ऐसी महंगी हो कि 10 लाख से कम वाला कोई ले ही नहीं सकता। तो मुझे बीच का साइज रखना है कि ऑप्टिमम साइज, कि भैया ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक ठाक बीच का साइज, जो कि हर कोई अफोर्ड भी कर सके और मेरे को नुकसान भी ना हो। इसी व्यवस्था को ऑप्टिमम साइज बोल देते हैं। कि भाई जो इनिशियल एक्सपेंसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टेशनरी का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, स्टाफ का पैसा लगना, कमीशन हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, इनिशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। तो इनिशियल शुरुआत में मुझे नुकसान ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा व्यवस्था बिठानी है कि भाई शुरुआत की पॉलिसी के रेट इस तरह से रखूँ, मैं पॉलिसी साइज ऐसा रखूँ कि मुझे नुकसान भी ना हो और मेरा मतलब इनिशियल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए और मुझे नुकसान भी ना हो। ठीक है, और वो चीज़ कस्टमर अफोर्ड भी कर सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम साइज। अब ऑप्टिमम साइज निकालते कैसे हैं? देखो, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं ऑप्टिमम साइज निकालने के, जिसमें कुछ फैक्टर्स अपन आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मान लो आप 1000 रुपये की पॉलिसी ही बेच रहे हो, 1000 रुपये की पॉलिसी ही बेच रहे हो, पर आप 10 लाख पॉलिसी बेच रहे हो, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर लॉस भी होता है तो आप झेल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपैरेटिवली 1 साल के बाद तो रिन्यूअल शुरू हो जाएगा, तब तो मेरे पास पैसा प्रॉफिट में आ ही जाऊंगा। तो नंबर ऑफ आपका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि छोटी पॉलिसीज आप बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल LIC है, जैसे LIC इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो छोटी पॉलिसीज बेच सकती है, कि वो अगर नुकसान भी होगा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भले ही मेरा साइज छोटा है, भले ही मेरा साइज छोटा है, पर मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया, मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बेच सकता हूँ छोटी पॉलिसी। तो पहला फैक्टर हो गया बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेन। फाइनेंशियल स्ट्रेन का क्या मतलब होता है कि देखो यार, मैंने आपको बताया कोई भी नई पॉलिसी होगी उसका इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि इनिशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा मतलब कि 100 रुपये की पॉलिसी पे 500 रुपये का खर्चा हो रहा है मेरा। तो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे ना क्या करते हैं, जो पुरानी पॉलिसीज चल रही होती है, पुरानी पॉलिसीज हैं जो अभी रिन्यूअल फेज में है, यानी प्रॉफिट वाले फेज में आ चुकी है, इन पे इतना खर्चा नहीं हो रहा, वहां से थोड़ा पैसा उठा के इसको दे दिया जाता है कि इसकी बैलेंस शीट के अंदर, इसकी बुक्स के अंदर ऐसा दिखे, इतना ऐसा ना दिखे कि भैया बहुत ही लॉस वाला सीन हो रखा है। तो इसकी शुरुआत की वजह से इन पॉलिसीज पे क्या आ गया है? फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया है, फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया है। कोई भी नया अगर कुछ लॉन्च होता है तो मेरी पॉलिसीज के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेन। तो भाई मुझे ऐसा अमाउंट रखना है कि भाई फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर आता है भाई मार्केट और बिजनेस बायर। मार्केट और बिजनेस बायर का क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं भाई, कि तीसरा कि भाई दूसरी कंपनी किस रेट में बेच रही है, भाई मैं पता चलो मैं 80 रुपये में बेच रहा हूँ और बाकी कंपनी बेच रही है 200 रुपये में, तो भाई उसको वो भी देखते हुए चलना है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए मार्केट में। वैसे प्रोडक्ट और है क्या, बायर की कमी है, ठीक है, बायर की इनकम क्या है, एज क्या है, कि भाई जो खरीदने वाला है उसकी एज क्या है, ठीक है, एजेंट की सेलिंग पावर कितनी है, कि भाई मेरा एजेंट बेस कितना है। जैसे LIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 20-20 लाख एजेंट्स हैं, तो वो बेच सकते हैं, मेरा एजेंट की सेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है।
तो मैं छोटी पॉलिसीज बेच सकता हूँ वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि भाई स्टेक होल्डर का काम है, स्टेक होल्डर बोलता है मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो भैया प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो 500 रुपये का प्रॉफिट आया, 500 रुपये का प्रॉफिट आया, पर मेरा वॉल्यूम है भाई 10 लाख, कितना है, 500 रुपये का प्रॉफिट आया, 1 लाख पॉलिसी बिक गई, मान ले 1 लाख पॉलिसी बिक गई, ठीक है, तो मेरे को 5 करोड़ का फायदा हो रहा है स्टेक होल्डर को। वहीं एक जगह आपको बोल रहे हो कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट आया पर 10,000 पॉलिसी बिकी है, ठीक है, 10,000 पॉलिसी बिकी है, तो भाई खाली 10 लाख का फायदा हुआ। तो स्टेक होल्डर देखता है कि भाई ऐसी पॉलिसी को बेचो जहां से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। तो ऑप्टिमम साइज पॉलिसी, मतलब जो मेरा पॉलिसी का साइज डिसाइड करने से पहले, प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करने से पहले भाई मैं ये देखता हूँ कि भाई मैं मेरे स्टेक होल्डर का भी मुझे ध्यान रखना है। तो क्या बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा, मेरे को ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा आएंगे क्या अगर सस्ती पॉलिसी रखता हूँ, जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह वाले होते हैं, उन्हें पता है कि हम 2 रुपये में अगर पॉलिसी बेचेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं वॉल्यूम बढ़ जाता है मेरा। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेन देखना पड़ता है मुझे कि हाँ भाई मेरा जो नई पॉलिसी लॉन्च कर रहा हूँ उसकी वजह से जो मेरी एग्जिस्टिंग चल रही है उन पर ज़्यादा वो तो नहीं आ जाएगा, बर्डन तो नहीं आ जाएगा। तीसरा मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त। चौथा मेरे स्टेक होल्डर ने क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ ऑप्टिमम साइज डिसाइड करने से पहले। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें होती है, इसके अलावा होती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कि भाई मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊं, मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊं कि भाई हर कोई समझ सके। पता चले मैंने 15 राइडर डाल दिए, 15 राइडर डाल दिए दुनिया भर के ऊट पटांग, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आता वो लोग बोलते हैं नहीं यार मैं सिंपल चीज़ों पे जाऊंगा ना यार, वैसे ही ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है, साला पॉलिसी और कॉम्प्लेक्स उठा लूँ बर्बाद हो जाऊंगा। एक, ठीक है। दूसरा एलिजिबल बायर, कि भाई एज ग्रुप क्या रख रहा हूँ, कि 18 से 30 रख रहा हूँ या 18 से 50 रख रहा हूँ, कि कितने किस एज के लोग ले सकते हैं उस पॉलिसी को, ये भी मेरे को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कि भाई प्रीमियम का साइज़ क्या रखा है, कि भाई मिनिमम प्रीमियम पता चले मिनिमम आपने रख दिया 10 लाख से कम की सम एश्योर वाला अलाउ ही नहीं है, तो मुझे देखना है कि भाई मेरा मार्केट साइज क्या है, इस तरह की पॉलिसी कितनी बिक रही है, कि हाँ भाई अगर मैं टर्म ले रहा हूँ तो मैं कितना सम एश्योर तक जा सकता हूँ, कितना मिनिमम अमाउंट रखूँ, कितना मैक्सिमम अमाउंट रखूँ, ये सब चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा आता है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कि हाँ भाई ये भी चीज़ें देखी जाती है कि क्लेम रेशियो क्या है। क्लेम रेशियो अगर मान लो 50% का क्लेम रेशियो है तो कस्टमर को पता है यार यहाँ जाएगा तो मेरा क्लेम कभी मिलेगा ही नहीं मुझे, तो कस्टमर ऐसी जगह पे नहीं जाता, तो ये फैक्टर भी मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊँ आपको तो क्या क्या चीज़ें मैंने बताई आपको। डिज़ाइनिंग मतलब मेरा जो पॉलिसी बने वो बहुत आसान बने, इसमें दुनिया भर के फालतू की चीज़ें ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कोई भी समझ सके। एक, दूसरा एलिजिबल पॉपुलेशन क्या एज रखी है, 18 से 30, 18 से 50, क्या स्टेक होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है, पास सर्विस रिकॉर्ड कैसे है उस कंपनी का, कि हाँ कितने क्लेम रेशियो क्या रहता है उसका, कॉम्पिटिटर ने क्या रेट रख रखे हैं, एजेंट की कैपेबिलिटी, कितने एजेंट है, एजेंट बेस कितना है, LIC के पास 20 लाख है, XYZ के पास कम है, तो मैं ऐसी पॉलिसी नहीं बेचूंगा जो सस्ती होगी। प्रीमियम सम एश्योर्ड की लिमिट, कि भाई मैं कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम लिमिट अमाउंट रखूँ। स्ट्रेन, कि हाँ भाई मेरी पॉलिसी की वजह से एक नई इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग चल रही है उन पे कितना स्ट्रेन आने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है रेगुलेटरी यानी एडाई। एडाई भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडाई क्या बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिसी रख लो, मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिसी का कुछ भी दाम रख लो, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले हमें बताना पड़ेगा, हम बताएंगे, हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, आप तब लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो एडाई एडाई ने रूल्स बना दिए कि भाई क्या एडाई, ठीक है, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने से पहले एडाई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पॉलिसी कैसी है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में पार्ट ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, यूलिप है नॉन यूलिप है, कैसी पॉलिसी है वो देखना, बोनस है या नहीं है बोनस, डेथ बेनिफिट मिल रहा है, मिनिमम कितना डेथ बेनिफिट मिल रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को देखनी पड़ती है, ठीक है। तो 3 तरह के सिस्टम चलते हैं। फाइल एंड यूज, यानी पहले फाइल करो फिर यूज करो, मतलब पहले इडाई को दिखाओ कि भाई ये प्लान हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इडाई हाँ करता है तो आगे पढ़ो। दूसरा यूज एंड फाइल, लॉन्च कर दो उसके बाद इडाई को बताओ, यूजुअली अपन ये वाला करते हैं इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2013 में, 2013 सन याद रखिएगा, 2013 में इडाई ने बोला कि भाई अब आपको कोई भी यूलिप प्लान अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका पूरा चिट्ठा हमें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, बोनस कितने तरह के होते हैं? बोनस बोनस 3 तरह के होते हैं। अगर ये मान लो 10 साल की पॉलिसी है मेरी, एक होता है रेगुलर बोनस कि मान लो हर साल मुझे बोनस मिलना है, ये पॉलिसी टर्म में लिखा हुआ है, तो वो होता है रेगुलर बोनस। इंटरिम बोनस कि भाई मेरे को मिलना था यहाँ पे, इस वाले बोनस को बोलते हैं टर्मिनल बोनस कि जब खत्म हो रही पॉलिसी, मैच्योर हो गई या फिर खत्म होने वाली है, तो उस टाइम पे बोनस मिलता है। एक होता है इंटरिम बोनस कि बंदे की डेथ हो गई यहाँ पे, तो इस आपको मिलना था जितना पूरे टेन्योर में मिलना था, उसके हिसाब से उस रेशियो में यहाँ पे निकाल के जो बोनस दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम बोनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल बोनस खत्म, जब मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई उस टाइम पे जो पैसा मिलना है उसको बोलते हैं टर्मिनल बोनस। बीच में अगर खत्म हो जाती है जो जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं इंटरिम बोनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं।